गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम टू GLCIS की ऑनलाइन सीरीज़ में MCQ सीरीज़ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग हाजिर आप लोगों के साथ में MCQ के टॉपिक राष्ट्रपति को लेकर। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। GLCIS की जो प्लेटफॉर्म आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, ऐप है GLCIS MPPC, इसे डाउनलोड करो और जो कुछ भी सुविधाएँ इस पर दी जा रही है उसका लाभ लें। ठीक है, चलो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, हमें एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन से, क्योंकि लास्ट टाइम PSC ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन वही हैं लेकिन थोड़ा सा तरीका उसका डिफिकल्ट रखा गया है। ठीक है ना, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं, दोनों को एक ही समय पर सोचना थोड़ा सा अजीब लगता है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, कथन एक ये है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। हमेशा पहला वाला जो पॉइंट दिया जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन सेकंड पॉइंट से लिया जाएगा। ठीक है, ये होगा एसर्शन, ये होगा रीजन, ये वाक्य होगा और ये वाक्य की एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है ना, तो दोनों एक साथ करेक्ट होने चाहिए। और हमेशा ऑप्शन आपको इसी तरह दिया जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। अगर दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले को सेटिस्फाई करता है कि हाँ पहले वाले स्टेटमेंट का कारण यही है, तो ही इसको टिक करना है। दूसरे में क्या होगा, ठीक है, अगर ए और आर दोनों सही है, दोनों बार सही दोनों को कहा जाएगा, किंतु आर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, जैसे कि इस वाले प्रश्न के अंदर। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग तीसरा ऑप्शन क्या होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। जब वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा ही नहीं, ठीक है, तब हम लोग का सी ऑप्शन रहेगा। और बाकी अगर कभी ऐसा होगा कि एक्सप्लेनेशन तो सही दे दे लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में, भारत की राष्ट्रपति को शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। पहली बात तो ये कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, दूसरा ये कि स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, चलो तो आपका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, आपका एसर्शन तो एकदम सही है किंतु उसका रीजन और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत के। बिल्कुल, राष्ट्रपति अपनी सीमाओं में बंधा हुआ होता है। ठीक है, भारतीय संविधान इसी बात का प्रावधान करता है। और हम राज्य व्यवस्था की परिभाषा के अंदर ही देखते हैं कि ये संरचनात्मक और आपका क्या प्रकार्यात्मक अध्ययन किया जाता है किसी भी देश की शासन संचालन व्यवस्था का। तो अगर किसी देश के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अगर इनका हायरार्की एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो संविधान ये भी निर्धारित करता है कि इन्हें जो शक्तियां मिली है वे किस अनुरूप उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सीमाओं में बंधे होते हैं, इन्हें असीमित शक्तियां नहीं मिलती है। ठीक है, निरंकुश नहीं होता है भारतीय राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, किसमें जिक्र है इसका, अनुच्छेद 53 के अंदर आर्टिकल 53 इस बात का जिक्र करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अतः ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74A के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का उपयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी शक्तियों को जो बिना मंत्री परिषद की सलाह से वो कर सकता है या यूज कर सकता है, उन्हें हम विवेकाधीन शक्तियां कहते हैं। लेकिन विवेकाधीन उसकी वो परिस्थितियां हैं, परिस्थितिजन्य वो शक्तियां हैं। ठीक है, तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर उसे मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना पड़ेगा, और जिसका जिक्र आपके 74A के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार आर कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अधिरोपित की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान ने पहले ही उसे अपनी सीमाओं में बांध रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति, भाई सीधी बात है, हम लोगों ने फ्रांस से इस प्रावधान को लिया है और उसके अंदर हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत देश में कैसी व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है भारत देश में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है ना, भारत कैसा है, रिपब्लिक है। भारत कैसा है, रिपब्लिक है। यहां पर देश का सर्वोच्च प्रधान या राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, कैसा होता है, निर्वाचित होता है। किंतु भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ कौन होता है, सरकार का प्रधान वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होता है, और राष्ट्रपति जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो हमारे कैसा होता है, वो नाम मात्र का प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अप्रत्यक्ष मतदान से। कैसा है, अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन
ठीक है, उस पद्धति का आपको नाम याद रखना है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली, पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, ठीक है ना, सीक्रेट बैलेट की तरह। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों को शामिल किया जाता है। कैसे? निर्वाचित, मनोनीत नहीं, ठीक है। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा परिषद इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि हर राज्य के अंदर परिषद विद्यमान नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के, यहां पर भी कैसे? निर्वाचित सदस्य। शर्तों को याद रखिएगा, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, मतलब राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष माध्यम से चुना जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है। बिल्कुल सही है, उपयुक्त संदर्भ में सही बताइए, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, क्या ए सही किंतु आर गलत, ठीक है, ए गलत किंतु आर सही, ठीक है, स्टेटमेंट सही, ए और आर दोनों सही और ए इसका सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। पहले वाले में बात की गई कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता नहीं है, तो कौन है? तो वो भी इसमें एकदम सही दे रखा है कि उस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन होगा? जो संसद के दोनों सदस्य, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स आ गए, और आपकी विधानसभाएं जो है, विधानसभाओं की बात की, परिषद तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट गलत बिल्कुल भी नहीं, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट तो हम लोगों ने देखा बिल्कुल। किसका ऑप्शन होगा आपका? सी ऑप्शन होगा कि दोनों सही भी है और जो आपका रीजन है ये ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। द पीपल डजंट पार्टिसिपेट इन इट। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, गलत, एकल हस्तांतरी मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुले बैलेट द्वारा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले चौथे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया था? एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा, जिसे एकल हस्तांतरी मत प्रणाली भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लो इसका, ठीक है। तो ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वही सेम का सेम होगा आप लोगों का, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा जो सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ थोड़ा गलत हो क्योंकि राज्य विधानमंडल बोलते से इसने परिषद को भी शामिल कर लिया। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। तो 1 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ विधान परिषद नहीं आएगा। देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, ठीक है। किसके अंदर दिया गया है? अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें कौन कौन सदस्य होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पौंडीचेरी, इन दोनों को ही शामिल किया गया। ये भी डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, वो कब किया गया? 70वें संविधान संशोधन 1992 में, 1992, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन व्यक्ति है जो इसके अंदर शामिल नहीं होगा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद, सीधी बात है, विधान परिषद के लोग इसके अंदर शामिल नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन वही। फिर आप इस हम लोगों ने क्या देखा? अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र है, दिल्ली और पौंडीचेरी को शामिल किया गया और वो 70वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसका पद हम कभी भी खाली नहीं रख सकते, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के पद पर बने रहेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बराबर वो ज्वाइनिंग डेट से 5 साल के टेन्योर तक वो बराबर बना रहता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वो अपने पद पर बना रहेगा, बिल्कुल सही है। जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के आने तक, पद ग्रहण करने तक बना रहेगा,
निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया सकता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके चुनाव पर इनके वैकेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों में द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। एक अलग से टीम बनाई जाती है जिसके माध्यम से एक निर्वाचक मंडल, और जिसका जिक्र किसके अंदर है, आपके अनुच्छेद 54 के अनुसार। ये आपको रटा गया होगा, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल, ठीक है। इसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया था। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया था, ठीक है ना। सीट वैकेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक के मामले में, ठीक है ना, और ये मुद्दा भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी, अतः विकल्प डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मतमूल्य निकालना पड़ता है। पहले विधानसभा के मतलब सदस्यों का मतमूल्य निकालना पड़ेगा और फिर आपके संसद सदस्य के मतमूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉर्मूला आपको एज इट इज रटना है, ठीक है। फॉर्मूला पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीन ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य की जनसंख्या, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू लगा लेना है यहाँ पर। राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या उसके बटे में लिखना है, किंतु फिर गुणा किससे करना है, 100, ठीक है ना। एक निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य के मत का मूल्य, ठीक है, ये गड़बड़ है ऑप्शन, ठीक है। सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान अपॉन कितना होगा, निर्वाचित सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या, ठीक है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ बी ही सही होगा, बाकी दोनों गलत होंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, वो प्रक्रिया जो है, वो सूत्र आपको या फिर प्रक्रिया ही आप याद रखना। अनुच्छेद 55 में किसका जिक्र है, प्रक्रिया का जिक्र है, प्रोसेस का जिक्र, जिसके अनुसार केवल 2 ही सही है, ठीक है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य, पहले तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ गलती क्या है, वहाँ 100 का गुणा किया था, यहाँ 1000 का गुणा करना है, ठीक है, वहाँ 100 था ऑप्शन के अंदर। फिर संसद के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या है, ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे भी सही था, ठीक है। तो यहाँ पर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान और निर्वाचित सदस्य संख्या की जो कुल संख्या होगी उससे उसको भाग दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे ये है कि अगर शेषफल जो होगा वो आपका कम है तो नहीं गिना जाएगा, यदि ज़्यादा है तो 1 गिना जाएगा, ठीक है। कम होगा तो नहीं गिना जाएगा और ज़्यादा होगा तो उसे 1 गिना जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है ना, तथा जुलाई 2012 में संपन्न 14वें राष्ट्रपति चुनाव में इतने मतदाता थे और उसने ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है ना, 5 नहीं थे, ठीक है ना। तो आपका जो 2 होगा वही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2 बी इज द ऑप्शन, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह, ठीक है, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सही है, ये होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, बिल्कुल, इसके बिना भी वो कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो। दिस इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर उच्च सदन मतलब परिषद की बात की गई, ठीक है। उच्च सदन कौन सा होगा, परिषद होगा, और परिषद के लोगों को शामिल नहीं किया था क्योंकि सभी राज्यों के अंदर वो विद्यमान नहीं है, तो वो असंगति, असमानता स्पष्ट होती है उससे, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हम सभी लोगों को पता, संसद के दोनों सदन, वो भी निर्वाचित लोग, राज्य विधानसभा के टोटल निर्वाचित लोग, ठीक है। आगे बढ़ते, सो 10th इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित जनसंख्या द्वारा विभाजित प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। वर्तमान स्थिति 1997 में, ठीक है। जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से, मतलब 1997 के चुनाव में किस जनसंख्या को आधार बनाया गया, तो तब आधार था आपकी 71 की जनसंख्या, ठीक है। लेकिन फिर संविधान संशोधन होंगे और उसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा, एक बार मैं वापस आपको बताता हूँ कौन सा, 71 वाला, तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से ये सही था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 71 की जनसंख्या द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से, ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक है ना। आगे जो संविधान संशोधन हुआ ये हुआ कि 84वें संविधान संशोधन जो कब आया, 2001 में आया, क्योंकि यहाँ तक उसकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी थी, द्वारा इसे 2026 तक के निर्धारित किया गया, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण इस बात का उल्लेख है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ योर MCQ सीरीज, ठीक है। चलो
थैंक यू।